नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीकेएस एकेडमी में। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यूपी टेट सी टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये स्पेशली हमने इस नोट्स को बनाया है यूपी टेट के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टेट दिसंबर 2020 में होने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर आप एक भी वीडियो मिस करते हैं तो निश्चित ही आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये प्रश्न रखे गए हैं बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न हैं, मोस्टली पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं और चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है आपका, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है? तो देखिए यहाँ पर जो सूरदास ने सूर सागर की रचना की है, इसकी भाषा है ब्रज भाषा। किस भाषा में रचना की है? ब्रज भाषा में रचना की है। अगला आपका प्रश्न है, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? तो भैया ये करुण रस का अस्थाई भाव है शोक। ठीक है, चलिए अगला है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो भैया दोहा में होती हैं 24 मात्राएं। कितनी? 24 मात्राएं होती हैं दोहा में। 34 नंबर प्रश्न है, जो अच्छे कुल में जन्मा हो के लिए एक शब्द क्या है? तो देखिए भैया, इसे कहा जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसे कहा जाता है कुलीन। ठीक है, जो अच्छे कुल में जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग होता है दात्री। क्या होता है भैया? दात्री होता है। ठीक, अगला आपका प्रश्न है, आम पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर है अपादान कारक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भाई क्या बताया जा रहा है कि जैसे ये है आपका पेड़, ठीक, तो यहाँ से क्या गिरा? यहाँ से गिरा आपका आम। ठीक है, तो आम गिरा। तो यहाँ पर ध्यान आपको देना है कि जब कभी अलगाव हो, तो देखिए यहाँ पे पेड़ और आम के बीच में गैप हो गया, ये अलग हो गए, तो इस कंडीशन में होता है हमेशा अपादान कारक। अब जैसे कहा जाता है कि भाई छत है कोई, ठीक है, ये छत है और छत से क्या हो गई? बिल्ली कूदी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि बस स्टेशन से जा चुकी थी, तो ये है आपका स्टेशन और इधर आपका बस जा रही है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया? अलगाव हो गया। तो इस तरह के सभी प्रश्नों में अपादान कारक होता है। ठीक, 37 नंबर है, पापी में कौन सा विशेषण है? तो भैया पापी में गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण। अब यहाँ पर आप लोग के दिमाग में आ सकता है कि भैया गुण का है, तो ध्यान दीजिएगा, जो क्वालिटीज़ होती हैं वो गुड और बैड दोनों होती हैं। तो चाहे गुड हो चाहे बैड हो, कहलाएगी तो क्वालिटी ही ना, बस अंतर है कि गुड बैड शब्द जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर भाई जिसे कहा जाए कि वह अच्छा लड़का है, वह बुरा लड़का है, तो अच्छा होना उसकी क्वालिटी हो गई, बुरा होना उसकी बैड क्वालिटी हो गई। ठीक है, कुल मिला के गुणवाचक विशेषण है। ठीक, 38 नंबर है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया कौन सा अलंकार है। आपको बता दें, बहुत गजब की ट्रिक है भैया। तो यहाँ पर जब कभी भी सा सी से आ जाए, ठीक, क्या? सा सी से। ठीक, जैसे आप तीखा मिर्चा खा ले तो सा सी से करने लगते हैं, तो जब कभी भी सा सी से आ जाए तो वहाँ पर होता है उपमा अलंकार होता है। ठीक, अगला आपका प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है? तो भैया पूछा जा रहा है कि बीजक, ठीक, बीजक, बीजक किसकी रचना है? तो भैया देखिए ये बीजक रचना है कबीर जी की। ठीक है, कबीर जी की रचना है बीजक। अब मान लीजिए कि कबीर जी क्या कर रहे थे? फसल लगा रहे थे, तो फसल कैसे होगी? जब वहाँ पे बीज बोया जाएगा। ठीक है, तो कबीर जी को बीज बोना और फसल उगाना बहुत पसंद था, तो इस तरीके से उन्होंने बीजक नाम की रचना कर डाली। ठीक, 40 नंबर है, किसने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा था? भैया क्या कहा था? भाषा का डिक्टेटर। तो ये कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आया है तो आपको बता दें, आपको याद होगा अशोक के फूल। तो भैया अशोक के फूल इन्हीं की रचना है। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक, ध्यान दीजिएगा। 41 नंबर है, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा? तो छायावाद युग को कहा है। अगला है, घुमक्कड़ शास्त्र
रचना है, अर्थात किसकी रचना है, तो राहुल सांकृत्यायन की है। अब देखिए यहाँ पर भाई राहुल जी बहुत घूमते थे, ठीक है, बहुत घूमते थे, तो इनको घुमक्कड़ कहा जाने लगा। जब राहुल जी को घुमक्कड़ कहा जाने लगा तो इन्होंने घुमक्कड़ नाम से घुमक्कड़ शास्त्र लिख डाला, ठीक है। 43 नंबर है, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर भी वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गया, इसे अंग्रेजी में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर एक किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले को कहते हैं मर्मज्ञ कहते हैं, ठीक है, मर्मज्ञ। 44 नंबर है, हे भगवान तुम कहाँ हो में कौन सा कारक है। तो देखिए भाई यहाँ पर अब आप जान रहे हैं कि बिल्कुल इंडिकेट किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ है, इसको मिस मत करिएगा, मिस करेंगे तो निश्चित तौर से आपका नुकसान होगा। यहाँ पर क्या है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप 30 प्रश्नों की सीरीज़ को पर डे कवर कर रहे हैं, ठीक है। डेली शाम को इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दिया करूँगा, जिससे आपको मतलब आपको वेट ना करना पड़े, गैपिंग ना हो, आपकी तैयारी कंटिन्यू बनी रहे, ठीक। हाँ, तो अगला आपका प्रश्न है भाई, उपकूल में कौन सा समास है। तो भैया उपकूल में अव्ययी भाव समास है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव समास की हम बात करें तो इसमें मोस्टली उपसर्ग आता है। क्या आता है, उपसर्ग आता है। और आप जानते हैं कि उपसर्ग कहाँ जुड़ता है भैया, आगे जुड़ता है, ठीक है। चलिए 46 नंबर है, ऐसे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए 47 नंबर है, वह तो औंधी खोपड़ी का है, उससे बात करने का क्या फ़ायदा। में औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है, तो भैया इसका अर्थ होता है मूर्ख होना। अब देखिए जिससे कहा गया भाई जब कोई मूर्ख है, औंधी खोपड़ी का है, तो उसको चाहे जितना समझाओ वो आपकी बात समझेगा नहीं, तो उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। चलिए 48 नंबर है, त्याग पत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं। तो ये हैं जैनेन्द्र कुमार। भाई मान लीजिए जैनेन्द्र बाबू थे, ये क्या कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, ठीक। आपके आसपास कोई जैनेन्द्र होंगे या ज्ञानेन्द्र होंगे, ठीक है। तो ये नौकरी कर रहे थे और इनको लगा कि अब नौकरी मुझे नहीं करना, तो नौकरी नहीं करना, नौकरी छोड़ना है, तो क्या करेंगे, त्याग पत्र देंगे, जिसे हम रिज़ाइन भी कहते हैं। तो किसने नौकरी छोड़ दी, जैनेन्द्र ने, ठीक है। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास किसका है, तो भैया ये यशपाल जी ने लिखा है, मेरी तेरी उसकी बात, ठीक। 50 नंबर है आपका, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा। तो ये लिखा है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन महोदय ने लिखा है, क्या, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक। 9 51 नंबर है, रंग में भंग व भारत भारती किसकी रचना है। तो भैया देखिए मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त को होली बहुत पसंद थी, होली में ये बहुत भांग पीते थे, तो रंग में भंग मिला देते थे, और रंग में भंग मिला करके इन्होंने क्या कर डाली, भारत भारती की रचना कर डाली। किसने, मैथिली शरण गुप्त ने, ठीक है। ये मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको याद हो जाए। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो भैया इसे आपठित कहते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में अनसीन के नाम से भी जानते हैं। अनसीन पैसेज आपका आता है, ठीक है। चलिए अगला है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण कैसे किया जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। तो वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन का अभ्यास कराकर ही, ठीक है। तो ध्यान देना कि आप वर्तनी संबंधी त्रुटियों को कैसे दूर करेंगे, इसका निवारण कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण पे बल देंगे और साथ साथ उसका लेखन का अभ्यास करवाएंगे बच्चों से, ठीक है। चलिए 54 नंबर है, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या ज़रूरी है। उन्हें सुनने व बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, तभी उनका भाषा प्रयोग की दक्षता बढ़ेगी, ठीक। अब कुछ होते हैं टीचर जो बोलने नहीं देते बच्चों को, जो कि सही नहीं है। 55 नंबर है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहते हैं, तो भैया उसे शब्द कहते हैं। अब शब्द भी दो प्रकार के यहाँ पर हो जाते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द हो जाते हैं, ठीक है।
चलिए 56 नंबर है आपका, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अनौपचारिक कथन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको बता दें भैया कि जैसे कि आपकी दो प्रकार की शिक्षा होती है, औपचारिक और अनौपचारिक, उसी प्रकार से दो कथन भी होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। तो जो आपसी व्यवहार में बातचीत होती है उसे अनौपचारिक कहते हैं, और जो प्रोफेशनल तरीके से हो जाए वो औपचारिक कथन हो जाएगा। जैसे कि आपके दो प्रकार के पत्र भी होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र आप अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं और औपचारिक पत्र आप किसी ऑफिशियल पर्पस से लिखते हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो ये इलाहाबाद से निकलती थी। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रदीप नाम का लड़का हिंदी पढ़ना चाहता था और हिंदी पढ़ने के लिए कहाँ गया भैया? इलाहाबाद चला गया। कौन? प्रदीप। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका कहाँ से निकलती थी? इलाहाबाद से निकलती थी। माधुरी पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो भैया माधुरी का नाम आपने सुना होगा, माधुरी दीक्षित, ठीक है। तो जो कि धक धक गर्ल, हालांकि अब ये फिल्मों से दूर हो गई हैं। तो मान लीजिए माधुरी को पत्रिका पढ़ना बहुत पसंद था। अब भाई फिल्मी दुनिया वाले कहाँ रहते हैं? बॉम्बे में रहते हैं। तो ये माधुरी की सबसे अलग खासियत ये थी कि इनको पत्रिका पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन कहाँ पढ़ने आती थी? लखनऊ, नवाबों के शहर में आती थी। उसके पहले ये कहीं पढ़ती नहीं थी। तो इस तरीके से आपको ये याद रहेगा कि माधुरी पत्रिका लखनऊ से निकलती थी। माधुरी पत्रिका पढ़ने कहाँ आती थी? लखनऊ आती थी, ठीक है। 59 नंबर है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, ठीक है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है इस वीडियो सीरीज़ का दोस्तों, कलरव कैसा शब्द है? तो ये है अमात्रिक शब्द है जिसमें कोई मात्रा ही नहीं है। तो ये शब्द, ये जो प्रश्न हैं इनकी सीरीज़ है, निश्चित ही आपको ज़रूर लाभदायक साबित होगी। ये सभी प्रश्न रिपीटेड हैं, तो यहाँ पर एक भी वीडियो को आप मिस मत करिएगा, नहीं तो निश्चित ही आपका नुकसान होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।